डॉक्यूमेंट से आगे अब हम एविडेंस को करते हैं। एविडेंस क्या है? देखिए, एविडेंस मेन बात जिस पे सारा एविडेंस लॉ टिका हुआ है, एविडेंस मतलब साक्ष्य। बेरेक के अकॉर्डिंग उसमें क्या है, इसमें दो चीजें लिखी हैं, लेकिन इसमें आपको डिटेल में समझना होगा। इसमें लिखा है एविडेंस, फर्स्ट लिखा है स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस। एविडेंस में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स, फर्स्ट में स्टेटमेंट है और सेकंड में डॉक्यूमेंट्स है। अब आपको समझ लेना है कि इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहले इसको बेरक को देख लेते हैं। When the court does not direct to prove a fact by an affidavit, it is not affidavit। वो मैं आपको बाद में बता दूंगी कि किस किस चीज को एविडेंस कहा गया है या किसको नहीं कहा गया है, लेकिन चलिए हम एविडेंस की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो इसमें लिखा है पहली बात मीन स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस और डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स क्या है, मैं डॉक्यूमेंट्स की खाली डेफिनेशन में आपको समझा चुकी हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ evidence under this law. Documents, it means all documents produced for inspection by the court, यानी कि वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स जिनको की कोर्ट में प्रोड्यूस करना है फॉर द इंस्पेक्शन। अब अगर इसको आपको डिटेल में समझना है तो इसको आप पढ़ेंगे सेक्शन 60 के साथ, यानी 60 के साथ, सेक्शन 60 के साथ एविडेंस एक्ट के डॉक्यूमेंट्स को, जिसमें कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में डिटेल्स में बताया गया है। अब उसके साथ साथ दो तरह का दूसरा क्या है, दूसरा है ओरल, जो इसमें इन्होंने कहा ना, इसमें कहा कि एक सेकेंड, हाँ, बेरेक में डिफाइन किया गया ना कि एविडेंस क्या है। एविडेंस में इन्होंने एक तो ओरल की बात करी है और एक डॉक्यूमेंट की बात करी है। स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस, ऑल स्टेटमेंट। ओरल में क्या आएगा, ऑल स्टेटमेंट विच कोर्ट परमिट्स टू रिक्वायर्स टू दी मेड विद टू बी मेड, यानी कि वो सारी स्टेटमेंट जिसको कोर्ट परमिट करता है या जिसकी जरूरत है कोर्ट को। इसको पढ़ेंगे आप सेक्शन 59 to 60, 59 और 60 के साथ। मैंने आपको क्या बताया, एविडेंस में सबसे मेन बात क्या आती है इसमें, जो कि खाली एविडेंस की डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन क्लॉज में दी गई है। एक तो ये ओरल एविडेंस की बात करता है और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को डिफाइन किया गया है, और ओरल को डिफाइन किया गया है 59 और 60 में, और डॉक्यूमेंट्री को डिफाइन किया गया है 60 में। अब इसमें आपको और थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि ओरल एविडेंस क्या है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले एक केस था मुरक्का प्रॉपर्टी वर्सेस बिहारी लाल, जिसमें कि ये बताया गया था कि ओरल एविडेंस जो है वो वीक एविडेंस है। ठीक है, इतना आपको केस लॉ भी साथ साथ ध्यान रखना है। अब इसको भी क्लासिफाई करना है दो पार्ट में, आप कर सकते हैं थोड़ा समझने के लिए, कि सबसे पहले होता है प्राइमरी एविडेंस, फिर होता है सेकेंडरी एविडेंस। तो प्राइमरी एविडेंस डिफाइन है सेक्शन 62 में, जिसमें मार्कशीट और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा बताते हैं, और सेकेंडरी डिफाइन है। सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी तब देंगे आप जबकि आपके पास प्राइमरी ना हो। इसमें आप परेशान ना हो, ये प्राइमरी क्या है सेकेंडरी क्या है वो मैं आपको आगे आगे बता दूंगी, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है ओरल और डॉक्यूमेंट्री के बारे में, क्योंकि यहाँ में एविडेंस में इन्होंने दो ही बात कह रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको काफी कुछ बता देती हूँ साथ साथ। केस लॉ जो था एक ओरल एविडेंस से रिलेटेड, क्वीन एम्परर वर्सेस अब्दुल्ला, शायद आपने पढ़ा अपनी बेरक में भी। तो इसमें नेक कटी हुई थी, है ना, वो बोल नहीं पा रही थी, तो इशारे से बताया था। तो कोर्ट ने उसके ओरल एविडेंस को सेक्शन 32 में डाइंग डिक्लेरेशन में उसको एडमिट कर लिया। ठीक है, अदरवाइज ये वीक एविडेंस है, इतना आप ध्यान रखिए। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो उसको डिफाइन किया गया है प्राइमरी और सेकेंडरी में, किसको आप प्राइमरी मानेंगे, किसको डॉक्यूमेंट्री मानेंगे। तो चलिए अब ओरल एविडेंस को थोड़ा और समझ लेते हैं। ओरल एविडेंस में क्या है, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट एविडेंस, यानी कि इसको कहते हैं फर्स्ट हैंड नॉलेज। हु सेज, यानी जिसने कहा, जिसने देखा, जिसने फील किया वही बताए, कोई और उसके बिहाफ पे ना बताए, डायरेक्ट यानी सामने बताए, एकदम क्लियर करे उस चीज को। और हेयर से एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, बट इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। हेयर से एविडेंस का मतलब होता है ना, किसी की कोई कही सुनी बात के बिहाफ पे आप आ गए कोर्ट में केस लेकर के, तो वो एडमिसिबल नहीं है, आप ध्यान रखें इसको। अब इसके एक्सेप्शन पूछता है, वो एक्सेप्शन आप याद रख लें। इसका फर्स्ट एक्सेप्शन है रेस जेस्टे, दूसरा है एडमिशन, तीसरा है कन्फेशन, और चौथा है स्टेट इन पब्लिक डॉक्यूमेंट। रेस जेस्टे सेक्शन 6 में डिफाइन है, एडमिशन और कन्फेशन हम आगे पढ़ेंगे। और चौथा है स्टेट इन पब्लिक डॉक्यूमेंट। स्टेट इन पब्लिक डॉक्यूमेंट जैसे कि कोई
कोई भी पब्लिकली कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ, अब कोई भी, अब उसके बिहाफ पे अगर कोई केस है तो हम उसको तो नहीं ला सकते। जिसने उसे लिखा उसे तो नहीं ला सकते ना, तो उसके बिहाफ पे हम उसकी बुक को ला सकते हैं। तो डायरेक्ट तो हुआ नहीं ना, बट फिर भी एडमिसेबल होगा। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे हम लिखने वाले को तो ला नहीं रहे। कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा बुक हो सकता है उसकी डेथ हो गई हो, वो हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब थोड़ा सा आप मोटा मोटा समझ लें एविडेंस कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला प्राइमरी एविडेंस बेस्ट एविडेंस है, फर्स्ट हैंड नॉलेज जिसे हम कहते हैं। प्राइमरी एविडेंस सेक्शन 62 में डिफाइन है प्राइमरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन 63 में डिफाइन है, जो कि सेकेंड हैंड नॉलेज है, जो प्राइमरी के एब्सेंस में दिया जाता है। ओरल एविडेंस वीक एविडेंस होता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 61, 62 और 63 में डिफाइन है, जो कि हम रीड सेक्शन 3 पढ़ते हैं। डायरेक्ट एविडेंस, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, मैंने आपको बता दिया। आप कुछ भी बोल रहे हैं सामने बोले ना, तो मस्ट बी डायरेक्ट। सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या होता है? अच्छा, ये डायरेक्ट और सर्कमस्टांशियल से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये मैं आपको बता दूंगी और डिटेल में, लेकिन अभी भी समझ लें आप। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कब दिया जाता है? जब ओरल एविडेंस ना हो। सर्कमस्टेंशियल मतलब मामले की परिस्थितियों को देख के, आसपास के माहौल को देख करके, आसपास की चीजों को समझ करके, क्या घटना घटी, कैसे घटी, उस हिसाब से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आप दे सकते हैं। रियल एविडेंस होता है जिसे हम बोलते हैं भौतिक, यानी वास्तविक। जैसे कि कहीं से चाकू मिल गया, कहीं से किसी इंसिडेंट से कोई छुरा मिल गया, कोई लाठी मिली, तो वो क्या होगा? रियल एविडेंस हो गया। और कंक्लूसिव एविडेंस क्या होता है? conclusive evidence when the connection between the principle and evidentiary fact is a necessary conclusion। यानी जब दोनों के बीच में कनेक्शन है तो इसका क्या हो जाएगा? तो वो नेसेसरीली कंक्लूसिव एविडेंस हो जाएगा। प्रिंसिपल और एविडेंसरी फैक्ट है ना, जब ये दोनों चीजें कनेक्टेड होंगी। उसके बाद अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और डायरेक्ट एविडेंस क्या है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस। व्हेनेवर डायरेक्ट एविडेंस, जब मतलब डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो घटना की परिस्थिति दिखाती है जिनसे रियलिटी तक पहुंचा जाए, जिसे हम इनडायरेक्टली प्रूव होती है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस उसे हम कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि कहीं से किसी के फिंगरप्रिंट्स मिले, कुछ नहीं मिला, बस फिंगरप्रिंट्स मिल गए, या किसी के फुटप्रिंट मिल गए, या तो कोर्ट शेल प्रिज्यूम, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि इंसान के या जानवर के हैं, तो वो क्या हो जाएगा? उसके बिहाफ पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बिहाफ पे कोर्ट में एविडेंस लीड किया जाएगा। तो ये इतना क्लियर हो गया आपको। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। हाँ, एक तो टेप रिकॉर्डिंग एविडेंस के बारे में, जैसे कई बार पूछा जाता है टेप रिकॉर्डिंग एविडेंस कोर्ट में एडमिसेबल, जैसे किसी की रिकॉर्डिंग है तो वो क्या एडमिसेबल होगी? तो जी बिल्कुल होगी। क्यों? लेकिन वो कब होगी और क्यों होगी वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। टेप रिकॉर्डिंग एविडेंस एडमिसेबल है, लेकिन एक केस था राम सिंह वर्सेस करनाल सिंह 1986 का, राम सिंह वर्सेस करनाल सिंह, जिसमें ये डिफाइन है कि टेप रिकॉर्डिंग जो है, जो वो फोटोग्राफ से डिफरेंट उस बेस पे नहीं है होनी चाहिए। यानी कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एविडेंस में पढ़ा, हमने डॉक्यूमेंट्री में पढ़ा। तो इसमें क्या है, हमने डॉक्यूमेंट्री यानी डॉक्यूमेंट एविडेंस को डिफाइन किया है। तो इसमें जो भी आप टेप रिकॉर्डिंग एविडेंस देंगे, वो टेप रिकॉर्डिंग एविडेंस जो आप देंगे वो एक्सपर्ट की या डॉक्टर की, उससे पूरी तरह से उसकी जांच होनी चाहिए, उसमें कुछ छेड़ाखानी ना की गई हो, और उसको बहुत अच्छी तरीके से मतलब उसको अच्छी तरह से आपको समझना पड़ेगा। ये इसमें भी दिया गया है, बेरक में भी दिया गया है, आप इसको बेरक में भी देख सकते हैं कि जो वो एडमिसिबल है, लेकिन वो किन शर्तों पे है कि अभिकथित रूप से बोलने वाले व्यक्ति का स्वर अभिलेख बनाने वाले अन्य व्यक्ति जो उसे जानते हो पहचान किया जाना चाहिए। यानी कोई भी जो उसकी आवाज को पहचानता हो वो उसे पहचान जाए, ठीक है ना। और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश न की। किसके साथ छेड़छाड़? उसके
ये जो बता रही हूँ मैं आपको टेप रिकॉर्डिंग एविडेंस के साथ, और उसमें रेलिवेंसी दिखाई देनी चाहिए डॉक्टर से, यानी जो वॉइस एक्सपर्ट्स होते हैं उससे उसको आइडेंटिफाई करवाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना ध्यान रखें कि ये एडमिसिबल है ज़रूर। ठीक है, तो अब कल की क्लास जो रहेगी वो इसमें इंटरप्रिटेशन क्लॉज में लास्ट रहेगी, वो मैं आपको कल करा के फिर नेक्स्ट से हम सेक्शंस को शुरू करेंगे, और सेक्शंस के साथ साथ मैं आपको मेंस का भी बताती जाऊंगी कि मेंस का क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो आप उसको साथ साथ करते जाएं। ओके, थैंक यू सो मच।